हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विडोंटो फिजिक्स। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज का हाल ही में 4 दिन पहले मेरे को सौम्यदीप ने मैसेज किया कि मेरे को टाइम डायलेशन के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे और भी जानना है भैया उसके बारे में, तो मैंने कहा ठीक है, 2-3 दिन का वक्त तो हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये रहा वो वीडियो, राइट। तो उन्होंने जैसे ही मुझे कहा कि टाइम डायलेशन के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो मैंने क्या किया, कुछ किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ इंटरनेट पे जो वीडियोस होते हैं उसको सर्च किया। तो जब मैं उस टॉपिक को पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक मतलब एक क्वेश्चंस आने लगे, या फिर कहीं ना कहीं एक अंदर से आने लगा कि यार ये कैसा कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। मतलब इसको मैं आपको क्लियरली बोलूँ, अगर आपको कहा जाए कि आपको न्यूटन्स लॉज को समझना है या फिर उसको पढ़ना है, जब आप न्यूटन लॉज को पढ़ेंगे तो आपके अंदर कभी भी ये एक खटास नहीं आएगी, या फिर कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ पढ़ रहा हूँ जो कि मैंने कभी देखा ही नहीं है। Newton's, you can easily accept the Newton laws. There are no problems, right? Whenever if I ask you that you have to accept time dilation as you accept the Newton laws, you can't. You simply can't. बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ठीक है, चलो पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में तो हम टाइम डायलेशन देखते ही नहीं है, राइट। तो ये मेरे अंदर क्वेश्चन था, और मेरे को ये भी लगा कहीं ना कहीं जो टाइम को लेके हमारा अंदर के अंदर कोई ना कोई मिसकॉन्सेप्शन है। इसी के वजह से क्या होता है कि जो टाइम डायलेशन, मान लो ये टाइम डायलेशन है, ये टाइम ट्रैवलिंग है, ये सब कॉन्सेप्ट को हम मतलब एज ए रियलिटी हम इसको देख नहीं सकते। हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये कोई साईफाई मूवी के कुछ थ्योरीज है, जिसको हम रियल लाइफ में कभी इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर रियल लाइफ से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ था मेरे अंदर, और मैंने कहा कि यार यही प्रॉब्लम है, इसके वजह से जो टाइम डायलेशन है उसको हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे, और समझ भी पा रहे तो उसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा कि यार चलो ना, इसके बारे में सोचते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो टाइम डायलेशन के बारे में अगर हमें एक्चुअल में समझना है, इसको एक्चुअल में एक्सेप्ट करना है, तो हमें पहले टाइम को अच्छे से समझना होगा। तब देखो, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कहा था कि टाइम इज एन इल्यूशन, right? It's not a reality, it's an illusion, but we thought that it's a reality. अगर आपको कहूँ कि यार टाइम इल्यूशन है, उन्होंने सही कहा था, तो आप कहोगे टाइम इल्यूशन कैसे हो सकता है? भैया आपने खुद हाथों में घड़ी पहना है, तो आप कैसे कह सकते हो कि टाइम इल्यूशन नहीं? और अगर टाइम में अगर इल्यूशन ही है तो आपने घड़ी क्यों पहना है, राइट? तो अगर मैं उनके बात को और भी डिटेल्स में बोलूँ, या फिर और भी एकदम पिन पॉइंट करके बोलूँ, तो उनका कहना ये था कि हम टाइम जो पास हो रहा है उसको हम खुद फील नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई क्लॉक नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ जिसको देख के हम बता सकते हैं कि हाँ टाइम एक्चुअल में पास हो रहा है। मतलब टाइम जो पास हो रहा है वो हम फील नहीं कर सकते। वी कांट फील द पासिंग ऑफ टाइम, राइट। इसके बात को मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ। आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आप खुद के साथ करना होगा, ठीक है। तो पहले अपने घर वालों को बोलो कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट आपने खुद के साथ करने वाला हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पहले घर वालों को परमिशन लेके आओ, फिर क्या करो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ठीक है। उसके बाद आप एक ट्यूबलाइट या फिर जो बल्ब होते हैं उसको आप जला सकते हो, लेकिन अपने आप को कमरे में बंद करो कम्प्लीटली, ठीक है। वहाँ पे कोई वॉच नहीं रखो, कोई कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मत रखो जिसको देख के आपको कह सकते हो कि यार टाइम पास हो रहा है, राइट। नाउ आपका फ़ोन का जो वीडियो है उसको ऑन करो, सेल्फी वाला कैमरा नहीं, पीछे का कैमरा, राइट। और उसको आपको आपका जो और उस जो जिस साइड पे जो पीछे का कैमरा है उस साइड को आप फेस करो, और जो स्क्रीन होगा वो आपके पीछे होगा, स्क्रीन को आप नहीं देख पाओगे, राइट। और वीडियो को स्टार्ट करो, और अपने आप को कहो कि मैं 10 मिनट बाद उसको पॉज करूँगा, राइट। लेकिन आपके पास कोई घड़ी नहीं है, तो आपको खुद आप अपने आप के ऊपर डिपेंड करोगे कि आपको खुद ही बताना होगा कि कब 10 मिनट हुआ, राइट। ये चीज़ करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आप कभी भी बता ही नहीं पाओगे कि ये 10 मिनट है, या फिर यहाँ मैंने जो ये टाइम बैठा रहा है इसका मतलब 10 मिनट पास हो, आप कभी बता ही नहीं पाओगे। या फिर 6 मिनट पे आप रोक दोगे, या फिर 5 मिनट पे आप रोक दोगे। मैंने भी खुद किया था,
मुझे मतलब 5 मिनट और कुछ टाइम हुआ था, फिर मैंने कहा कि यार अब तो बहुत हो गया, चल देखते तो अब तो हो गया होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं, अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि टाइम, हमारे अंदर ऐसा कोई सिक्स सेंस नहीं है जिसके वजह से हम ये कह सकें कि हम जो टाइम पास हो रहा है उसको फील कर सके, राइट। वी डोंट हैव एनी सिक्स सेंस, राइट। जैसे कि स्पाइडरमैन के पास था कि अगर उसको कोई अटैक करेगा तो वो पहले ही समझ जाएगा, तो वैसे ही हमारे अंदर ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि हम कह सके कि यार ये लो 5 मिनट हो गया, हम ये कभी नहीं बता पाएंगे, राइट। तो अगर हमें टाइम पास हो रहा है या फिर टाइम का जो डेफिनेशन है हमारे अंदर, उसको अगर समझना है या फिर उसको उसको एक्चुअली में किसी को बताना है कि ये 5 मिनट हुआ कि ये 10 मिनट हुआ, तो हमें एक क्लॉक की ज़रूरत होगी, राइट। विदाउट क्लॉक वी कैन नॉट फील द पासिंग ऑफ टाइम। ओके, सो नाउ व्हाई आई, मैंने आपको क्यों कहा कि आप अपने आप को कमरे में बंद करो, क्योंकि देखो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट दिन के टाइम करोगे तो आप थोड़ा बहुत एक्यूरेसी के साथ पता लगा सकते हो कि टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि जो सन है वो, जो डे नाइट होते हैं वो पीरियडिकली होते हैं, जो सन की जो मूवमेंट है वो भी पीरियडिकली होता है, तो उन सब चीज़ों को देख के आप ये हिंट तो लगा लोगे कि कितना टाइम हो रहा है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में बंद कमरे में होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का अगर जो मेन रिजल्ट है या फिर जो मोरल ऑफ द स्टोरी का है, तो वो ये है, हमें एक क्लॉक की ज़रूरत होगी और उस क्लॉक के ऊपर हम 100% डिपेंड होंगे ये समझने के लिए कि टाइम किस रेट से पास हो रहा है, राइट। अब इस पॉइंट से अगर आप टाइम को देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि टाइम डायलेशन इज अ रियलिटी। ये कोई साई-फाई फिल्म की थ्योरी नहीं है, इट्स अ रियलिटी, राइट। सो now I think that you can imagine time as I said, right। तो चलो अब थोड़ा सा थियोरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ तक कहा कि टाइम जो है वो एक क्लॉक के बिना पासिंग जो हो रहा है उसको समझना इम्पॉसिबल है, राइट। तो अब आप देखो कि टाइम डायलेशन होता क्यों है, राइट, वाई दिस इज, मतलब होता क्यों है, ठीक है। हाँ, तो चलो पहले हम मानते हैं कि जो c is the velocity of light, right, and this is divided by x by time, here x is the distance and t is the time, right। अब इस x को हम, क्योंकि हम रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो x को हम ये कह सकते हैं स्पेस, राइट। एक बॉडी अगर घूम स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो ही चेंजेस हिज पोजीशन इन स्पेस, राइट। और इन पोजीशन का जो डिफरेंस है वो इसी को हम लेंथ कहते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, तो दिस इज, ठीक है। और ये क्या है, टाइम। अब देखो ये जो c है वो कांस्टेंट क्यों है, राइट। c जो होता है इस वेलोसिटी वो कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम और इंडिपेंडेंट ऑफ उसका मतलब इसका जो वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसको हम इजीली कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल थे, उन्होंने एक फार्मूला, उनकी अगर आप चारों फार्मूला को देखोगे तो उसमें एक कंक्लूजन ये भी होता है कि c इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो। और ये म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो क्या है, ये तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ free space, right, and they both are constant, right। So if they both are constant, तो c is bound to be a constant, right। अब अगर इसको हम यहाँ पे मान ले, अगर c constant है, right, c constant, तो अगर c constant हुआ तो c is equal to x by t। अब अगर हम इस x में कुछ चेंज करेंगे, राइट, तो t को भी चेंज होना ही होगा c को कांस्टेंट रखने की उसको अगर c को कांस्टेंट रखना है तो अगर हम इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आना ही आना है। अब अगर ये चेंज, अब देखो x में चेंज कैसे, अब आपके अंदर क्वेश्चन है कि x में चेंज कैसे लाए ताकि t में भी चेंज आएगा, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, तो ये मतलब दो टाइप से हम इसको कर सकते हैं, या फिर मान लो दो टाइप से होता है। एक तो ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी, ऑफ रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा है ग्रेविटेशन। राइट, इन दोनों तरीके से हम एक्स में चेंज लाएंगे और इसकी वजह से टी को भी चेंज होना होगा ताकि
हर एक रेफरेंस फ्रेम में जो सी है वो कांस्टेंट रहे, राइट। तो चलो इन दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी में करें तो रेज़निक-हेलिडे में एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आप चाहो तो वो एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है और इसको करने के लिए हमें पहले बहुत सारे लॉजिक होंगे, उसको पहले हमें उसको जस्टिफाई करना होगा, फिर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको वो लॉजिक नहीं बताना चाहता। लेकिन अगर आप चाहें तो वो किताब पढ़ सकते हैं। मैं आपको उसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब देखो, इसको उन्होंने कहा, अब चलो एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते, ठीक है। मान लो इट्स अ प्लेटफॉर्म, राइट, एंड इट्स अ ट्रेन which is moving with a velocity v and v is very close to c, right? So what अगर अब क्या होगा कि मान लो इसके अंदर एक सेटअप है और इसमें दो ऑब्जर्वर है, एक ट्रेन के अंदर, राइट, इसको हम कहेंगे a, और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म में है, इसको हम कहेंगे b। अब इसके अंदर एक सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। इसका सेटअप कुछ ऐसा है कि ये ऊपर एक मिरर है, राइट, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे एक लेज़र है, राइट, और लेज़र के साथ ही साथ यहाँ पे एक मतलब एक डिटेक्टर भी है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे एक डिटेक्टर भी है और एक लेज़र भी है, राइट। अब क्या हो रहा है, जब लेज़र जाएगा और सीधा आएगा, राइट, तो ये जाएगा और सीधा ही आएगा, ठीक है। तो ये होगा ए के लिए। जो ए ट्रेन के अंदर से क्या देखेगा, क्योंकि वो देखेगा कि लाइट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, उसके अलावा उससे कुछ नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन वी उसको इस चीज़ को कुछ ऐसे देखेगा कि ये यहाँ पे चलना, इस पे चलना स्टार्ट किया, राइट। लेकिन क्योंकि मतलब ये जो मूविंग है, ये एक्चुअल में मूव कर रहा है, राइट। तो अगर ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो सी इसको ऐसे देखेगा, ठीक है, कि ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। लेकिन अगर आपको ये जो पाथ है इसको समझने में आपको मुश्किल हो रहा है, तो मैं उसके लिए आपको मैं अच्छे से बताना चाहूँगा, फिर से बोलना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो मान लो कि ये एक लेज़र है, राइट, और ये ऐसे बीम्स को छोड़ रहा है, राइट, और तीनों पोजीशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे छोड़ रहा है ये चीज़, ठीक है, और ये मिरर यहाँ पे है, राइट। तो देखो, जब पोजीशन 1 पे रहेगा तो उसमें क्या होगा, क्योंकि इस वेलोसिटी भी है तो ये कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, रहेगा, मतलब 1 में इसको छोड़ा और 2 में जब ये आएगा तो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक ये जो बीम है वो ऐसे ऐसे ट्रैवल किया, जब यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा तब तक ये टू पोजीशन पे आ चुका है। तो हम इसको ऐसे कर ले, ठीक है। अब जब इसको रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, राइट। तो जब इस पोजीशन से निकला तब था 2 में था, राइट, और जब यहाँ पे पहुँचा वो तब 3 में आ गया है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं आए तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको और भी डिटेल्स में आइडिया होगा, लेकिन आई होप कि इससे आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो देखो, जो ए इसको ऐसे देखेगा, बी इसको ऐसे देखेगा, राइट। अगर तो फिर अगर ऐसे देख रहा है तो अब क्या है, राइट, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब ए के लिए क्या होगा, इसका जो मतलब मान लो वेलोसिटी हो गया, या फिर इसके ए के लिए इसका जो, चलो इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस को BC मान लेते हैं, ठीक है। और इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, इसको C, इसको A, इसको D। तो चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डेल टी डॉट है और ये डेल टी हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि डेल टी बाई डेल टी, चलो लिखते हैं, डेल टी क्या होगा, AC प्लस BC डिवाइड बाई C,
और डेल टी डॉट होगा 2 BC बाई सी, राइट। अब देखो अगर हमें इसका रेशियो निकालेंगे तो कैसा होगा। अब अगर इस चीज़ को हम इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा या फिर इसका जो जितना डिस्टेंस होगा, इसका ये और ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा। इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो AC प्लस BC है, तो इसको हम इजीली कह सकते हैं कि ट्वाइस, तो इसको ऐसा हो जाएगा कि BC बाय AC, राइट। अब देखो ये जो BC है, इसका अगर हम इसको अगर इन टर्म्स ऑफ इस दोनों के लिखेंगे, तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम इजीली कह सकते हैं AB बाय AC, राइट। अब देखो कि इस डिस्टेंस में इसका जो वेलोसिटी है वो c है, राइट, और इस डिस्टेंस में इसका जो वेलोसिटी है वो v है, राइट। तो अगर इस डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी v, इस डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी c, क्योंकि ये दोनों ही एक मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, या फिर इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस होगा, राइट, या फिर इस डायरेक्शन में जो इसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा वो क्या हो, मतलब इस डायरेक्शन में जितना भी वो टाइम के साथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और इस डायरेक्शन में भी जितना ट्रैवल करेगा, उसका उनका रेशियो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होगा, राइट। इसको हम थोड़ा सा सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, और अगर ये तो ये 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड में ऑब्वियसली ये 5 मीटर जाएगा, 2 सेकेंड में कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो इसका क्या है कि इसका जो वेलोसिटी है, राइट, वो इससे क्या होगा, इससे प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो देखो इसका जो वेलोसिटी v इज इक्वल टू x बाई टी, राइट। अब अगर इसके जो अब इसमें डिपेंड करेगा कि टाइम कितना जा रहा है, राइट। अब देखो अगर हम इसको x इस t को यहाँ पे ले जाए तो x इज इक्वल टू टी इंटू वी, राइट। तो अब देखो क्योंकि इसको t को अगर हम कांस्टेंट मान ले, कि मान लो कि इसका जो मतलब t का कांस्टेंट मतलब क्या, t में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इस t जो पास हो रहा है, राइट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि t 1 सेकेंड से 2 सेकेंड नहीं होगा, मतलब ये है कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का जो अंतर है और 2 सेकेंड से 3 सेकेंड का जो अंतर है वो एक होगा, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड जाने में जितना टाइम पास होगा, 2 से 3 जाने में उतना ही टाइम पास होगा। इसका मतलब है टी कांस्टेंट है। अब अगर टी कांस्टेंट है तो हम इसको इजीली कह सकते हैं वी एक्स प्रोपोर्शनल टू वी, राइट। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इसका जो तो आप देखोगे कि ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको 1 बाई वी बाई सी दैट होल स्क्वायर, राइट, ऐसा कुछ होगा। तो अगर ये है तो अगर आप देखोगे कि अगर ये जो v है वो अगर c के बहुत क्लोज होगा तो इसका एक वैल्यू हमें निकलेगा, और अगर इसका वैल्यू निकलेगा तो हम इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, टाइम डायरेक्शन का जो डिफरेंस है उसको हम एक्चुअल में बोल पाएंगे। लेकिन अगर v बहुत ही स्मॉल होगा c से तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसका जो टाइम में जो डिफरेंस है वो हमें नहीं दिख पाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम थियोरेटिकली भी बोलने की कोशिश करें कि देखो इस फ्रेम के में जो डिस्टेंस है, राइट, इस स्पेस में उसको जो लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसके लिए अगर c का वेलोसिटी कांस्टेंट रहना होगा, तो अगर इस केस में एक ज़्यादा है तो इसको t को भी बहुत ज़्यादा होना होगा ताकि b
सी को कांस्टेंट में देखें, यानी लाइट का जो वेलोसिटी है उसको वो कांस्टेंट वेलोसिटी में देखें, राइट। और अगर ए के केस में क्या होगा, ए के केस में क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो बी के रिस्पेक्ट में कम है, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो टाइम होगा वो भी बी के रिस्पेक्ट से कम होगा, राइट। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि क्योंकि इसमें जो एक्स का चेंज है, इसके में क्या होगा, ए के लिए एक से 2 सेकेंड के बीच का जो अंतर है, राइट, और बी के 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का जो अंतर है वो एक नहीं होगा। ए के लिए ये जितना होगा इस टाइम का डिफरेंस, बी के लिए ए से बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्स बहुत ज़्यादा है, राइट। तो दिस इज टाइम डायलेशन, राइट। अब देखो, और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो बी है वो क्या हो रहा है कि वो, क्योंकि ये जो मूव कर रहा है, राइट, ए के लिए तो कुछ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बी के लिए क्योंकि मूव कर रहा है तो बी के लिए टाइम का डायलेशन होता है, राइट। और ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ पे बस 2 फ्रेम की बात किया है, लेकिन अगर अलग अलग फ्रेम के लिए अलग अलग होगा टाइम डायलेशन, राइट। तो ऐसा ही कुछ है, लेकिन वो टाइम डायलेशन इस फॉर्मूला को ज़रूर मतलब फॉलो करेगा, राइट। तो फिर ये तो क्या कि टाइम डायलेशन ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो उसको थोड़ा सा हमको विजुलाइज करना होगा, राइट। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, राइट, ग्रेविटी में क्या होता है कि हमारा जो स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हैवी मास होता है, राइट, जो हैवीली बॉडीज होते हैं, मान लो कि ब्लैक होल हो गया, ऐसा कुछ हैवीली बॉडीज, वो अपने सराउंड के जो मास है उसको कार्व करता है, राइट। अब इस चीज़ को अगर आप 2D में देख सकते हो तो 2D में इजीली देख सकते हो, 2D में उसका पिक्चर कुछ ऐसा आता है, राइट, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में स्पेस तो 2D नहीं है, राइट, वो एक्चुअल में 3D है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखो मैं ये चीज़ विजुअलाइज करके बता रहा हूँ, होप आपको समझ में आए। तो मान लो ऐसा कुछ ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, राइट, राइट, राइट। तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर ये स्पेस को चारों ओर से क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है या फिर कार्व कर रहा है, राइट, इसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उतना ही स्ट्रांग होगा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जितना स्ट्रांग होगा वो स्पेस को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा। अब देखो स्पेस को बेंड करने से होता क्या है, क्योंकि इसका c इज इक्वल टू x/t। अब जितना ज़्यादा इस स्पेस को बेंड करेगा, इसका जो x है वो उतना ही ज़्यादा, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पे एक स्पेसशिप है और यहाँ पे एक स्पेसशिप है। अब इस स्पेसशिप के लिए स्पेस तो होमोजेनियस है, राइट, मतलब इस स्पेसशिप के लिए इस स्पेस में उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, राइट, लेकिन इस स्पेसशिप के लिए स्पेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। तो इसके मुकाबले इसको चलो नाम देते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी कहते हैं, ठीक है। अब बी के लिए जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ए के लिए स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है। अब इसको और भी सिंपली बोलते हैं तो बी के लिए लेंथ ज़्यादा है, ए के लिए लेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, राइट। और इसको जो ओवरऑल, क्योंकि जो लाइट है वो तो स्पेस में मूव कर रहा है ना, वो स्पेस ही स्ट्रेच हो चुका है, राइट। मतलब इसके लिए अगर 1 मीटर इतना डिस्टेंस है तो इसके लिए बी के लिए 1 मीटर इतना है, दोनों ही 1 मीटर है, राइट। क्योंकि ए जिस स्केल से इसको मेज़र करेगा और बी जो स्केल को मेज़र करेगा, मान लो वो स्केल भी एक है, क्योंकि मान लो ए के पास जो स्केल है बी के पास भी वही स्केल है, लेकिन क्योंकि वो स्केल जो ब्लैक होल के बहुत करीब है या फिर एक हाईली मैसिव बॉडी के बहुत करीब है, तो वो स्केल भी अब 1 मीटर नहीं रहेगा, वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। तो बी तो उसको 1 मीटर ही मेज़र करेगा, ए भी इसको 1 मीटर मेज़र करेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस आ चुका है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो क्योंकि अगर ये x बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब t को भी ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब b के लिए 1 सेकेंड का अंतर इतना है, राइट, दिस इज 1 सेकेंड फॉर b। a के लिए 1 सेकेंड इतना है, राइट। तो अगर
अब देखो, क्योंकि अब तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तो अब बी के लिए टाइम स्लो हो चुका है, ए के लिए टाइम नॉर्मल है, राइट। अब देखो इसको अगर हम और भी मतलब बोले कि जो इसका मतलब जो प्रैक्टिकल अगर आपको एग्जांपल जानना है तो आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं कि ये जो स्पेसशिप है वो जितना ब्लैक होल के करीब जाएगा उसके लिए क्या होगा, टाइम उतना ही स्लो होता चला जाएगा। और ये माना जाता है कि ब्लैक होल में क्या होगा, उसके लिए टाइम ज़ीरो हो जाएगा। मतलब उसके लिए ये जो इस टाइम 1 सेकंड का जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड का भी आएगा ही नहीं। मतलब क्या, उसके लिए टाइम रुक चुका होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बहुत बार सुना होगा या फिर बहुत सारे वीडियोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आखिरी फन फैक्ट बताना चाहूँगा कि अगर आपको मतलब जो टाइम है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है, इसको बताने के लिए इतना मतलब हाई मतलब इतना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इजीली फार्मूला है, द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 पाई√L/g, राइट। और इसमें क्या है, ये एल है, ये बॉब मतलब ये जो इसका मास एम है, राइट। और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जी। आप देखोगे अगर जी जितना जितना ज़्यादा होगा इसका टाइम पीरियड उतना ही स्लो होगा। मतलब क्या, जी जितना ज़्यादा होगा ये पेंडुलम उतना ही स्लो ऑसिलेट करेगा। इवन दिस फार्मूला कैन प्रिडिक्ट दिस टाइम डायलेशन, राइट। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। यू कैन मतलब अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपके अंदर आपको अब क्योंकि आपने पहले ही इस चीज़ को देख लिया, तो आप जब भी इस फार्मूला को देखोगे तो आपको याद आएगा, यार हाँ इसमें टाइम डायलेशन को ये कह रहा है कि भाई चिक चिक के कह रहा है कि भाई टाइम डायलेशन क्या होगा, ग्रेविटी के कारण हो सकता है। लेकिन क्योंकि मतलब अब हर कोई तो इस चीज़ को देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, लेकिन जो देख लेगा जो सुन लेगा तो वो मतलब क्या बताऊँ यार, उसकी तो हो गई ना। मतलब यही कुछ चीज़ है, ठीक है। तो आई होप वीडियो थोड़ा सा मेसी रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर मैं भटक भी गया था, क्योंकि यार मतलब मैं उतना रेगुलर भी नहीं हूँ और मेरे को कॉन्सेप्ट को एक से एक मतलब सदन करने में थोड़ा थोड़ा बहुत मुश्किल तो होती है। आई होप कि आप मेरे इस नेगेटिव पॉइंट को एक्सेप्ट करेंगे और आई होप कि आपको ओवरऑल जो ग्रेविटी मतलब जो टाइम डायलेशन है उसको उसमें समझ में आया होगा। और पहले जो मैंने आपसे बात किया था कि टाइम को देखने का नज़रिया, आई होप कि आपका थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आखिर में मैं बोलना चाहूँगा, आखिर में मैं सोमदीप को थैंक यू बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना इतना अच्छा टॉपिक मेरे को बताने के लिए। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अगर ऐसा ही कुछ टॉपिक उनके अंदर है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा जानना है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, राइट। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को लेके एक वीडियो बनाने की। तो हो सकता है कि हम ऐसे ही जो मतलब फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट उसको शेयर करते रहेंगे, और जितना हम शेयर करेंगे हो सकता है हम उस चीज़ को उतना अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू, ओके, बाय।